अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे नेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरा बेटा आज की क्लास में हम लोग जो हैं वो एनईटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इस एक क्वेश्चन से कितने मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे। एनईटी जो है वो तो मेरी खुद की अपनी यूनिवर्सिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद एनईटी का जो है वो स्टूडेंट हूँ और मैं इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैं सेकेंड ईयर के अंदर हूँ, ठीक है अभी। ना हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। The if a projectile at 15 degree covers a range of 15 meter, what will be the range at 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्टाइल का जिक्र आ गया, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। और रेंज का फॉर्मूला लगाना है, तो आपके पास जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है आर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ये आपके पास जो है वो रेंज का फॉर्मूला होता है। अब देखो इसको सॉल्व करने के आपके पास जो है वो दो मेथड। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड आपके पास ये कि आपके पास जो केस नंबर 1 है, इसमें आपके पास जो थीटा है वो 15 डिग्री है और जो रेंज है 15 मीटर है। आप सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करो और आप क्या करो, आप यहाँ से वेलोसिटी निकालो। एंड देन जब वेलोसिटी आपके पास आ गई, आप दोबारा ये फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर आप क्या करो, फिर आप रेंज निकालो। ये है पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि आपको ये वाली बात फॉर्मूले से भी नजर आ रही है कि आपके पास जो रेंज है वो साइन टू थीटा के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ से अपने खुद का रिलेशन बना लो। वो होता है आपके पास दैट इज रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन टू थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ से अपना फॉर्मूला बना लो। वो आपके पास होता है दैट इज R1/R2 इक्वल्स टू साइन टू थीटा वन अपॉन साइन टू थीटा टू। अब आपको यहाँ से R2 चाहिए तो आप उसको सेपरेट कर लो। ये हो जाएगा आपके पास R2 इक्वल्स टू R1 मल्टीप्लाई बाय साइन टू थीटा टू अपॉन साइन टू थीटा वन। अब आपके पास जो R1 है उसकी वैल्यू है आपके पास 15 मीटर। ये रही उसकी वैल्यू है आपके पास 15 मीटर, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 15 मीटर। आपके पास जो साइन टू थीटा है उसकी वैल्यू है आपके पास 45 डिग्री, ठीक है, थीटा टू की। तो ये हो गया आपके पास साइन टू मल्टीप्लाई बाय 45। जो थीटा वन है उसकी वैल्यू आपके पास 15 डिग्री, ये रही, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास दैट इज साइन टू मल्टीप्लाई बाय 15। अभी आपके पास 45 टू से मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 90। तो R2 इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय साइन 90 अपॉन 15 टू ज़ 30, तो साइन 30। अब आपके पास जो साइन 90 होता है ये आपके पास बराबर होता है 1 के। साइन 30 आपके पास बराबर होता है 1/2 के, तो आपके पास ये आ गया 1/2। अब ये जो 2 है ये 15 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा डेट इज 15 मल्टीप्लाई बाय 2। और 15 2 आपके पास बराबर होता है 30 मीटर के, यानी कि आपके पास जो रेंज है वो कितनी आएगी, वो आपके पास आएगी 30 मीटर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द वर्क डन बाय द सिस्टम इन दिस प्रोसेस इज जीरो। आपके पास जो वर्क डन होता है ना वो आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर आपके पास जो वर्क डन है वो जीरो होता है, ठीक है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि इसका जो आपके पास जो वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है, वॉल्यूम को हम लोग रख देते हैं कांस्टेंट। जब भी आपके पास जो है वो वर्क डन जीरो होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपके पास क्या होता है ना, हम सिस्टम को हीट देते हैं ना सिस्टम हमें हीट दे देता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर कोई हीट फ्लो नहीं करती एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आपके पास जो टेम्परेचर है या इंटरनल एनर्जी है ये आपके पास जीरो होती है। और आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर आपके पास जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, वो आपके पास कांस्टेंट होता है। या आपके पास जो है वो सिंपल मेथड्स है। तो आपके पास जो वर्क डन होता है वो आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, वो आपके पास होता है जीरो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी एज शोन इन ग्राफ। मेरा बेटा ऐसे जो सवाल है ये आपको बेतहाशा एनईटी के पास पेपर्स के अंदर मिल जाएंगे। ऑल्सो जब मैंने एनईटी का पेपर दिया था, ठीक है, तो उसमें भी मेरे पास एक ग्राफ का क्वेश्चन जो है वो आया था। तो एनईटी के अंदर क्या सिनेरियो होता है, एनईटी के अंदर आपके पास जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ वो आपके पास एक कंपलसरी होता है। ग्राफ का क्वेश्चन तो आपके पास आता है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है बेसिकली आपके पास वेलोसिटी और टाइम, ये उसका ग्राफ है। यानी कि आपके पास जो वाई एक्सिस है वहां पे वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पे आपके पास जो है वो टाइम चल रहा है। अब क्या करना है, आपने यहाँ का डिस्टेंस मालूम करना है। हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास जो वेलोसिटी और टाइम, इनका जो आपके पास स्लोप होता है ना, दैट इज स्लोप, उसकी वैल्यू आपके पास m होती है, ठीक है। तो m इक्वल्स टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये आपके पास स्लोप का फॉर्मूला होता है। अब डेल्टा वाई वाई एक्सिस की वैल्यू है तो आ गई वेलोसिटी, और डेल्टा एक्स टाइम एक्सिस की वैल्यू आ गई टाइम। तो द स्लोप जो होता है ना आपके वेलोसिटी और टाइम का, वो आपके पास क्या बताता है, वो आपको एक्सीलरेशन बता के देता है, ठीक है। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, इट इज नोन एज एक्सीलरेशन। लेकिन
आपका जो एरिया होता है, द एरिया अंडर वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, वो क्या बताता है, वो आपको जो है सिंपल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बता के देता है, ठीक है। ये दो अलग अलग बातें। अब आपके पास सिनेरियो ये होता है कि जो आपको ग्राफ के वाले से चीजें पूछी जाएंगी ना, वो दो ही शेप होंगी, या तो शेप होंगी ट्राइंगल, या तो वो आपको पास जो शेप होंगी वो शेप आपके पास होगी स्क्वायर। ये दो ही शेप जो है मेरा बेटा वो आपके लिए पॉसिबल है, ठीक है। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? ट्राइंगल का एरिया निकालने का आपके पास फॉर्मूला इट इज 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इस तरीके से आप जो है वो ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। स्क्वायर का एरिया आप कैसे निकाल सकते हो? स्क्वायर का एरिया निकालने का आपके पास जो फॉर्मूला वो होता है ए इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इस तरीके से आप जो है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल, ठीक है, इनका जो है बेसिकली आप एरिया निकालते हो, ठीक है। रेक्टेंगल में ऑल तो आपके पास यहाँ पे लेंथ की जगह ब्रेथ आ जाएगा इस जगह पर, ठीक है, लेकिन हम उसको यहाँ पे सिंपल एक ही बात मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, आपके पास इसके अंदर तीन एरियाज हैं। एक एरिया आपके पास ये रहा, एक एरिया आपके पास ये रहा, और एक एरिया आपके पास ये रहा। ये जो आपके पास एरिया नंबर 1 है, इसकी शेप आपको ट्रायंगल नजर आ रही है। एरिया नंबर 2 जो है, इसकी शेप आपको स्क्वायर नजर आ रही है, रेक्टेंगल नजर आ रही है। ये जो आपके पास एरिया नंबर 3 है, इसकी शेप भी आपके पास ट्रायंगल नजर आ रही है, यानी कि दो आपके पास जो है यहाँ पर ट्रायंगल के फॉर्मूला अप्लाई होंगे, और एक जगह पे आपके पास जो है वो स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा। तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि आपके पास जो एरिया अंडर वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज एस इक्वल्स टू कितने एरियाज हैं, ये आपके पास तीन एरियाज हैं, तो ये हो गया आपके पास A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। अब आपके पास जो एरिया 1 है उसकी वैल्यू है आपके पास दैट इज 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। आपके पास जो एरिया नंबर 2 है उसकी वैल्यू है आपके पास, क्योंकि वो रेक्टेंगल है, अगर आप एरिया नंबर 2 को देखोगे ये वाला, तो ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है, तो ये आपके पास हो जाएगा दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया नंबर 3 भी आपके पास जो है वो बेसिकली ट्राइंगल है, तो ये हो गया आपके पास 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। तो ये हो गया आपके 1/2। अगर मैं एरिया नंबर 1 की बात करूं, तो एरिया नंबर 1 में आपके पास जो L1 है उसको कैसे निकालोगे? L1 है आपके पास 3 - 1, ठीक है। लेट सपोज ये L1 है और ये सपोज ये L2 है, ठीक है। तो अगर आपने L मालूम करना है तो L कैसे मालूम करोगे? L2 - L1 से मालूम करोगे, ठीक है। तो अगर L2 की वैल्यू आपके पास एरिया नंबर 1 में 3 है, और L1 की वैल्यू आपके पास एरिया नंबर 1 में 1 है, ठीक है। और ब्रेथ, ब्रेथ की वैल्यू क्या? अब देखो ब्रेथ ना आपके पास दे रही, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे फर्दर सॉल्व करूं या फिर फर्दर मैं इसको एक्सटेंड करूं, तो मेरे पास जो ब्रेथ की वैल्यू है ना वो आ रही है 9, ठीक है। तो आपके पास जो ब्रेथ की वैल्यू है वो कितनी है? वो है आपके पास आ रही है 9 प्लस दूसरा आपके पास जो एरिया है वो है आपके पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ से निकालते हैं। सिमिलरली आपके पास जो लेंथ है वो L2 एरिया, अब आपके पास L3 एरिया, आपको L चाहिए तो L कैसे निकालोगे? L3 - L2 से निकालोगे, ठीक है। L3 आपके पास 5 है, L2 आपके पास 3 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 - 3, और आपके पास जो ब्रेथ है वो है आपके पास 9 प्लस 1/2 लेंथ। अब आपके पास जो लेंथ है वो सिमिलरली यहाँ पे कितनी है? ये हो गया आपके पास लेंथ L4, ठीक है। अब आपको चाहिए L, L कैसे निकालोगे? L4 - L3 से। L4 आपके पास 7 है, L3 आपके पास 5 है, तो ये हो गया आपके पास 7 - 5, और ब्रेथ की वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है 9, ठीक है। अब 3 - 1 जो होता है वो आपका बराबर होता है 2 के, तो 2 1 जा 2 और फिर 2 1 जा 2, एंड सिमिलरली आपके पास 7 - 5 आपके पास बराबर है 2 के, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास दैट इज यहाँ पे आ गया आपके पास 9, और 5 - 3 आपके पास बराबर होता है 2 के, और 2 9 से कितना होता है? 2 9 से आपके पास बराबर होता है 18 के, और सिमिलरली आपके पास यहाँ पे आ गया 9, ठीक है। 18 और 9 आपके पास 27 होते हैं, और 27 और प्लस 9 आपके पास बराबर होते हैं 36 के, यानी कि इसका जो आंसर है वो आपको 36 मीटर मिल रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बेसिकली इसका राइट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एरिया निकालते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन टू रजिस्टर 3 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड पैरेलल एंड 2 ओम विद सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। अब आपके पास जो 3 ओम और 4 ओम है ना, ये आपके पास पैरेलल कनेक्टेड है, यानी कि ऐसे, और आपके पास जो 2 ओम है ना, वो 3 ओम और 4 ओम के साथ ऐसे जो है वो सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, तो आपने निकालनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो है 3, और इसकी जो रेड कलर की वैल्यू है उसकी वैल्यू है आपके पास 2, ठीक है। आप क्या करोगे? आप पहले जो है वो 3 ओम और 4 ओम का पहले आप सॉल्व करोगे, तो ये आपके पास बनेगा डेट इज आर ए इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3 प्लस 4, ठीक है। तो 4 3 से आपके पास होता है 12, और 4 प्लस 3 आपके पास बराबर होता है 7 के, ठीक है। अब ये जो आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये 2 ओम के साथ सीरीज में सॉल्व होने वाला है, तो आपके पास जो आर ई आएगा वो आएगा दैट इज 12/7 प्लस का 2,
ठीक है। अब नीचे से नीचे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 प्लस का 7 टू ज़ा 14, और 14 प्लस 12 जो है आपके पास बराबर होता है 26 के। तो 26/7 जो है वो इसकी इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो आपको यहाँ पे मिल रही है, दैट इज 26/7। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू। अब आपके पास सिनेरियो ये होता है कि अगर हम लोग बात करें ब्लैक बॉडी की, तो ब्लैक बॉडी का ग्राफ ना कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होता है। आपके पास जो वाई एक्सिस है उसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे इंटेंसिटी होती है, और जो एक्स एक्सिस है वहां पे आपके पास जो है वो वेवलेंथ होती है। ठीक है। अब या तो वेवलेंथ होती है या तो फ्रीक्वेंसी होती है, एक ही बात होती है। अब ये जो आपके पास द एरिया अंडर इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ग्राफ जो होता है ना, ये आपको जो है वो टोटल एनर्जी निकाल के देता है। द एरिया अंडर इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ग्राफ जो है ये आपको टोटल एनर्जी निकाल के दे रहा होता है। ठीक है। अब इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आपके पास जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है वो बेसिकली आपको कह रहे थे कि अगर जिस टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो एमिट कर रही है, अगर उस टेम्परेचर की पावर हम लोग 4 ले लें और उस टेम्परेचर को हम लोग एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगी। ठीक है। ये कह रहे थे हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। हमारे पास जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो ये कह रहे थे हमारे पास कि हमारे पास हर टेम्परेचर पे इस ग्राफ की हमें एक पीक मिल रही है। ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग जो है वो टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पास जो ग्राफ की पीक है वो छोटी होती जा रही है, यानी कि जो लैम्डा है वो आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है। और अगर हम लोग लैम्डा को टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर लें तो उसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट आएगी। अब रिले जीन्स लॉ जो है वो बेसिकली कह रहे थे कि आपके पास जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव्स हो रही हैं। फिर उन्होंने बेसिकली जो है वो एक एक्सप्रेशन जो है ड्राइव करी, और जब उस एक्सप्रेशन से हमने ये ग्राफ प्लॉट किया तो रिले जीन्स लॉ का जो ग्राफ था ना वो कुछ इस तरीके से आ रहा था। रेले जीन्स लॉ का जो ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से आ रहा था, जो ब्लैक कलर की डॉटेड लाइंस है ये रेले जीन्स लॉ का ग्राफ है। ठीक है। और इस ग्राफ को हम लोगों ने कहा था अल्ट्रा वायोलेट कैटास्ट्रॉफी का नाम दिया था। ठीक है। फिर हमारे पास जो आए थे वो आए थे मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने कहा था कि हमारे पास जो रेडिएशन है ना वो इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव्स नहीं है, हमारे पास जो रेडिएशन है ना वो आपके पास फोटॉन्स की सूरत में जो है वो एमिट हो रही है। ठीक है। फिर उन्होंने एक्सप्रेशन डिराइव करी थी, दैट इज ई इक्वल्स टू एन एच म्यू। फिर इस एक्सप्रेशन के तहत अगर हम लोग ये वाला ग्राफ प्लॉट कर रहे थे तो वो बिल्कुल सही आ रहा था। फिर हमारे पास यहाँ से जो है वो मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत हुई। तो ये बेसिकली आपके पास जो सवाल था वो तो कब खत्म हो गया था, ये आगे भी मैं आपको एमसीक्यू डिस्कस कर रहा था कि अगर आपके पास जो है 2025 में अगर कोई एक ऐसा एमसीक्यू जो है वो डिस्कस हो जाए या पूछा जाए, फिर आप जो हो वो एबल हो अ, जवाब देने के। Now question number 6. A Carnot engine operates between 127 degrees Celsius and 27 degrees Celsius. The heat supplied to the engine was 40 joule. Find the work done by the engine. अब आपके पास जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है दैट इज डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। ये आपके पास जो है वो वर्क डन का फॉर्मूला है। अब आपको जो हीट दी जा रही है वो तो आपको पता है कि कितनी हीट जो है वो दी जा रही है, Q1 हीट दी जा रही है, आपको Q2 नहीं पता। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप उसके लिए बेसिकली वैल्यू को फाइंड करोगे। अब आपके पास जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ना वो आपके पास होता है दैट इज 1 माइनस का T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100। जो छोटी वैल्यू होती है टेम्परेचर की वो T2 है, और जो बड़ी वैल्यू होती है टेम्परेचर की वो आपके पास T1 है। ठीक है। तो आपके पास ईटा या एफिशिएंसी या थर्मल एफिशिएंसी आपके पास बराबर होगी 1 माइनस 27 प्लस 273 अपॉन 127 प्लस 273 मल्टीप्लाई बाय 100 के। ठीक है। तो जब आपके पास जो है वो 27 और प्लस 273 आपके पास बराबर होंगे 300 के, और 127 और 273 ये आपके पास बराबर होंगे 400 के, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो दो जीरो से दो जीरो जो है वो आपके पास कट जाएंगे, और तीन को चार से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस का 3/4। अब नीचे से नीचे मल्टीप्लाई होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा 4 और 4 - 3। 4 - 3 आपके पास किसके बराबर होगा, 4 - 3 आपके पास जो बराबर होता है वो बराबर होता है 1 के। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है। तो 4 × 1 = 4 होता है, 425 से आपके पास 100 होता है, यानी कि एफिशिएंसी आपके पास जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 25%। ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप दोबारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, लेकिन आप हीट की रिस्पेक्ट से करोगे। फिर ये हो जाएगा आपके पास दैट इज 1 अपॉन सॉरी ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस का Q2/Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब जो Q2 है
इसकी वैल्यू आपने मालूम करनी है, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले जो मालूम करना है वर्क डन मालूम करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास Q1 है ना, हम इसका एलसीएम ले लेंगे और 100 को हम ना इसके नीचे भेज देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज ईटा अपॉन 100 इक्वल्स टू, नीचे आ जाएगा Q1, और ये हो जाएगा आपके पास Q1 माइनस Q2। अब ये जो Q1 माइनस Q2 है ना, ये आपके पास डेल्टा W के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज ईटा अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय Q1 इक्वल्स टू डेल्टा W, वर्क डन के बराबर होता है, ठीक है। ईटा की वैल्यू आपके पास 25 है, 100 की वैल्यू आपके पास 100 ही है, Q1 की जो वैल्यू है वो है आपके पास दैट इज 40। तो ये आपके पास हो गया 40। अब 25 से एक 25 होता है, 25 चार आपके पास 40, 100 होता है, और 4 वन जा 4 होता है, 4 टेन जा 40 होता है, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आपके पास निकल के आएगी 10 जूल। क्वेश्चन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, माइनस का 40 फारेनहाइट इज इक्वल टू। अब आपके पास जो टेम्परेचर कन्वर्जन स्केल का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है TC माइनस 0/100 इक्वल्स टू TF माइनस 32/180 इक्वल्स टू TK माइनस 273/100, ठीक है। अब वो फाइन हाइट को सेल्सियस से निकालने का तरीका पूछ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने TC को TF के साथ इक्वेट करना है। तो आपके पास हो जाएगा TC माइनस 0/100 इक्वल्स टू TF माइनस 32/180। अब TF की वैल्यू जो है आपके पास आ रही है माइनस का 40, तो माइनस का 40 माइनस का 32 ओवर 180, और ये जो 100 है इसको हम वहां भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास ये 100, ठीक है। नो TC अब क्या है, आपके पास जो है एक जीरो से एक जीरो जो है वो मर जाएगा, और माइनस का 40 और माइनस का 32 ये आपके पास जो होते हैं वो बराबर होते हैं माइनस के 72 के, ठीक है। और नीचे आपके पास जो है वो 18 है और मल्टीप्लाई बाय 10। अब 18 वन सा 18 होता है, और 18 फोर सा 72 होता है, एंड 10 फोर सा आपके पास जो होता है बराबर होता है 40 के। तो यानी कि माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस का राइट आंसर आ रहा है। तो कहने की बात यह है कि माइनस का 40 डिग्री फारेनहाइट और माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों आपस में जो है वो कोइंसाइड होते हैं, यानी कि अपनी सेम रीडिंग को दे रहे होते हैं। Now question number 8. A body considered to move in y direction is subjected to force and the work done moving it 10 meter in y direction. आपके पास जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है, अगर उसी डायरेक्शन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो जाए तो हम कहते हैं कि आपके पास वर्क डन पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। अब आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो आपके पास वाई डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स भी आपके पास जो है वो वाई डायरेक्शन में लगनी चाहिए फिर, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया दैट इज W इक्वल्स टू F.D। अब आपके पास जो F है उसकी वैल्यू है आपके पास 2y प्लस का 15J और फिर प्लस का 6K, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो आपके पास 10 मीटर का हो रहा है वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये 15 जो है आपके पास 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 150 जूल का वर्क डन हो रहा है आपके पास वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन ऑफ द क्लिफ ऑफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड। मिसाल के तौर पे आपके पास ये क्लिफ है, और इस क्लिफ की आपके पास जो हाइट है वो आ रही है दैट इज 490 मीटर, और इस क्लिफ के ऊपर लेट सपोज कि मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मैं मुइज खड़ा हूँ, और इस क्लिफ के ऊपर अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरे हाथ में बॉल है, उस बॉल को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, वो बॉल नीचे आ रही है, तो मुझे पता लगाना है कि मेरे पास जो है वो टाइम कितना लगेगा इस बॉल को नीचे आने में। दूसरा मुझे ये भी पता करना होगा कि मेरे पास वेलोसिटी क्या होगी जब ये बॉल जो है ऊपर से नीचे आएगी, ठीक है। तो ये हमें जो है बेसिकली पता करना है। तो इसके लिए पहले मैं वेलोसिटी मालूम करूंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से, जो कि आपके पास है 2gh इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस का VI स्क्वायर। अब मैं बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप करूंगा तो मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हो जाएगी जीरो। वैसे सवाल में लिखा हुआ तो नहीं है कि ड्रॉप है क्या नहीं है, लेकिन मेजोरिटी केस के अंदर आपके पास ड्रॉप ही होता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि VF या VI इन दोनों में से हमने किसी भी एक वेलोसिटी को जीरो करना होगा ताकि हम लोग जो है वो वेलोसिटी मालूम कर सकें दूसरी बार, ठीक है। तो मैं VI को जीरो कर रहा हूँ, मेरे पास रीजन भी है कि मैं कर रहा हूँ, मैं बॉल को नीचे ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। ड्रॉप का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी आपके पास जीरो है। तो ये हो गया आपके पास 2gh इक्वल्स टू VF स्क्वायर, और राइट आपके पास जो g है उसकी वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम उसकी वैल्यू 10 ले लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास 10, और h की वैल्यू आपके पास आ रही है 490, ठीक है। तो 10 टू से आपके पास अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है, और 490 को मैं खोल के ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 490 मल्टीप्लाई बाय 10। अब आपके पास 52 से आपके पास जो होता है वो होता है 100, तो 49 टू से आपके पास जो होगा वो होगा 98, तो 98 और 10 10 से आपके पास होगा 100 के। अब जब बेसिस सेम पावर एड्स होंगी तो ये आपके पास बन जाएगा 10 की पावर 2, 100 और 10 की पावर 2 एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये है आपके पास VF स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, आपने इसका लेना है रूट, तो ये हो जाएगा आपके पास VF इक्वल्स टू अंडर रूट
98 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। अब देखो 98 का आपने रूट लेना है, जो कि 98 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 98 के करीब तरीब नंबर आपने वो सोचना है जिसका बासानी परफेक्ट स्क्वायर निकल जाए, दैट इज 100, ठीक है। अब ये जो 100 है, ठीक है, इसका आप बासानी परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। अब 100 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, आपके पास होता है 10। अब ये जो 10 होता है, ठीक है, या फिर जो 100 है, ये 98 से कितना दूर है, ये जो 100 है 98 से आपके पास 2 डिजिट दूर है, तो यानी कि इसका जो आंसर आ रहा होगा वो आपके पास आ रहा होगा 9.8, क्योंकि ये 98 पूरा 100 नहीं है ना। जब भी जो है वो 10 से मैं 2 डिजिट पीछे लूंगा, तो आपके पास एक डिजिट में पीछे लूंगा तो आपके पास बन जाएगा 9, ठीक है। और 100 से 98 कितना दूर है, तो 100 से 98 आपके पास जो दूर है वो 2 डिजिट दूर है, लेकिन ये 98 पूरा 100 नहीं है, ठीक है। तो मैं 9 के साथ पॉइंट लगाऊंगा। तो आपके पास जो 10⁻² है, ये बेसिकली आपके पास बन जाएगा 10⁻1। और 9.8 जब आपके पास जो है 10⁻1 से मल्टीप्लाई होंगे, आपके पास बन जाएगा 98 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपके पास वेलोसिटी आ गई है, फाइनल वेलोसिटी। अब आपने टाइम मालूम करना है, फिर आप जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा ले सकते हो। वो आपके पास होता है दैट इज वी एफ इक्वल्स टू वी आई माइनस का जी टी, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास दैट इज टी इक्वल्स टू वी एफ अपॉन जी माइनस का। अब देखो आपके पास जो वेलोसिटी है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी है। जब मैं बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप करूंगा, तो जाहिर सी बात है मेरे पास जो बॉल है वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी तो मेरे पास कैसी होगी, वो मेरे पास वेक्टर हो जाएगी, वो सॉरी वो मेरे पास नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास जो वेलोसिटी है उसके साथ ही मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगा, क्योंकि देखो वेलोसिटी को जब मैं, मेरे हाथ में कोई बॉल है, अगर मैं उस बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप करूंगा तो उसकी डायरेक्शन मेरे पास डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन मेरे पास नेगेटिव होती है, तो वेलोसिटी जो होगी वो मेरे पास यहाँ पे आएगी नेगेटिव, ठीक है। तभी मैं जो हूँ यहाँ पे नेगेटिव साइन अप्लाई करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू मेरे पास 98 है, और जी की वैल्यू मैं 9.8 अगर यहाँ पे मान लूँ, तो आपके पास 9.81 होता है, और 9.8 टेंस आपके पास होता है दैट इज 98। तो यानी कि टाइम की वैल्यू जो आपके पास आ रही होगी ना, वो आपके पास आ रही होगी 10 सेकेंड्स, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसी को हम लोग कह रहे होते हैं फोर्स। आपके पास जो फोर्स होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये होता है आपके पास दैट इज टॉर्क। तो दिस इज ऑल अबाउट कि वो एमसीक्यू जो कि एनईटी के पेपर में आए थे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, ठीक है। जज़ाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।